ये चैप्टर तुम्हारा बड़ा है, रिवीजन और तुम्हारे दिन रह गए 4। आफ्टर 4 days यू आर गोइंग टू अपीयर इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि विल ट्राई टू एड्रेस एवरी टॉपिक एंड एवरी क्वेश्चन, विल ट्राई टू एड्रेस एवरी टॉपिक एवरी क्वेश्चन। तो आप भी उसी तरीके से इसको तैयारी करो। रिवीजन पहले ही करा चुका हूँ मैं एक बारी, रिमेंबर, हम सेकंड टाइम रिवाइज कर रहे हैं इसको। देखो बेटा, फर्स्ट चैप्टर वाज प्रायर टू इंडिपेंडेंस, आई गेस दैट वाज क्लियर। अब है हमारा सेकंड चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है ये है 40 इयर्स का ड्यूरेशन ये चैप्टर कवर करता है, फ्रॉम 1950 टू 1990। अब 50 क्यों, 47 से क्यों नहीं, क्योंकि 1947 से सॉरी फ्रॉम 1947 टू 1948 and 49 नथिंग बिग हैपेंड, कुछ कमाल नहीं हुआ। कमेटियां बनी हुई थी, वो कमीशन बने हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, आईपीसी बन रहा था, बड़ी चीजें ड्राफ्ट हो रही थी, तो देयर वाज नॉट हैपनिंग। लेकिन 1950 इसलिए कि 1950 को हमने डिक्लेयर्ड आवरसेल्फ रिपब्लिक, हम खुद को रिपब्लिक डिक्लेयर किया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ गए हम, जो 26 जनवरी हम हर साल मनाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वाज वी अडॉप्टेड द 5-year प्लानिंग। लुक देखो, इस चीज को हम क्या बोले आ रही नहीं है, हमने वी फॉलोड द रशियन मॉडल 5-year प्लान, क्योंकि उससे 20 years बैक इट वाज everything was fine, okay with the 5-year plans in Russia, USSR then. So we copied that 5-year plan, and China started their own plan called 50-year plans and century plan, and they're still working on it. If you watch very closely, we have this chapter, हमारा last unit यही है इस बुक में, लेकिन वो बाद में आएगा। तो हमने रशिया का मॉडल कॉपी कर लिया और हमने उसे ट्राई किया। अभी मोदी ने 3-4 साल पहले चेंज किया है कि हमें इतने लॉन्ग रन के ऑब्जेक्टिव्स नहीं ले डाउन करने हैं। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन 3 years प्लानिंग, एंड मे बी आफ्टर a year or 2 we will switch over to year or annual plan. So 1950 to 1990 was very important phase for Indian economy, wherein public sector had everything right from coal. 4-5 of them are still working. जो मैंने आपको परसों नहीं बताया था कि 3-4 बिग इंडस्ट्रीज आर स्टिल वर्किंग देयर, बट ज्यादातर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बंद हो गए हैं। 70,000 मिल्स तो 1990 के दौरान सिर्फ महाराष्ट्र, सूरत, सतारा, वो वाली बेल्ट में हुई, कॉटन बेल्ट में हुई। तो चाइना ने भी इसका एडवांटेज उठाया। हमारी ग्रोथ को लेस करके ही चाइना एडवांटेज में रहा है, क्योंकि हम ही बड़े लार्ज प्रोड्यूसर्स थे, तो उसने हमें तो अंडर प्ले किया। तो क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग फ्रॉम 1950 टू 1990। फर्स्ट, व्हाट इज अ प्लान? प्लान एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्टिव ले करना, तरीका उसको अचीव करने का ले करना, उस प्रोसेस को प्लानिंग कहा जाता है। तो प्लानिंग इज अ फॉर्मेटेड, structured, laid short-term objectives and the way to achieve those objectives referred to as plan. अब प्लान अलग अलग किस्म के होते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान which are to be fulfilled in very near future, and long term plan such as population control and such but big things, they take long years, so they are long term plans. इस तरह का सिस्टम। इकोनॉमिक प्लानिंग हम रिपब्लिक डिसाइड हुए 1951 से हमारी प्लानिंग स्टार्ट हुई, बट फर्स्ट 5-year प्लान 1951 से। अब आप कॉमर्स वाले वो कई जो आर्ट्स वाले उनको मैं बता देता हूँ कि किसी भी देश का फाइनेंशियल, किसी भी इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है, अकाउंटिंग ईयर जिसको हम कहते हैं, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April ऑफ एवरी ईयर टू द कमिंग 31st नेक्स्ट ईयर 31st मार्च। तो उसका साइकिल ही ये है, 1st April टू 31st मार्च। तो 1950 और 1990 के दौरान कितने 5-year प्लान्स आए, कितने एनुअल प्लान्स आए, पहले आपको यही पता होना चाहिए। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, जिसको आपको जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। 5-5 साल तो सबको प्लस करने आते ही हैं। इतना तो मैंने आपको बता दिया कि 1st April टू 31st मार्च ये हमारा साइकिल होता है, फ्रॉम 1st April ऑफ एवरी ईयर टू 31st मार्च ऑफ द कमिंग ईयर, ये फाइनेंशियल का साइकिल। अब 1950
1951 में हमारा जवाहरलाल नेहरू हमारे चेयरमैन थे, उसके कन्वीनर थे, तो उनकी चेयरमैनशिप में स्टार्ट हुआ। ये भी ऑब्जेक्टिव बातें हैं, हु वाज द कन्वीनर या चेयरमैनशिप, किसकी चेयरमैनशिप में फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान हुआ, या प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जब सेटअप हुआ तो उसका चेयरमैन ये पता जवाहरलाल नेहरू थे। तो 1951 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 ये हमारा था फर्स्ट 5 ईयर का। कंटिन्यूटी में चला, कंटिन्यूटी कहाँ वो बताऊंगा मैं आपको। फिर 1956 से 5 साल था 1961, फिर 1961 टू 1966 फिर 65 में और आई, तो यहाँ पे आया पहला ब्रेक आपका। देखो पहले 3 5 ईयर प्लान तो रेगुलर चले ना, 1951 से 1956 पूरे 5 साल, 1950 डेट से ही रहेंगी 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1956 से 1961, 1961 से 66। लेकिन आपको पता है 65 में हमारी वॉर हुई थी चाइना के साथ, तो हमारा 5 ईयर प्लान का लास्ट वाला ईयर था ना वो ब्रेकअप हो गया था, क्योंकि हमको बजट हमारा सारा अनब हो गया। तो इसमें 3 जो है साल के प्लान बने हैं, साल के, वो भी 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, दे विल आल्सो स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड दे विल एंड अप इन 31 मार्च। तो वो क्या थे 66 का 1 अप्रैल 1966 टू 67 1 साल का ये बना, फिर 1 अप्रैल 1967 टू 31 मार्च 1968 ये दूसरा साल का बना, फिर 1 अप्रैल 1968 टू 31 मार्च 1969 ये। तो 3 एनुअल प्लान साल के 51 से स्टार्ट हुआ, 51 के बाद 5 साल वाले 3 पूरे चले, फुल टर्म्स ऑफ 5 प्लान फॉर द फर्स्ट 3 5 प्लान, देन 3 एनुअल प्लान 66 टू 67, 67 टू 68, 68 टू 69, ठीक है। देन 4th 5, ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में वो क्वेश्चन बता देता है कि 4th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड बताओ, और 4 ऑप्शन दे देगा तो कंफ्यूज करा देगा। ये ध्यान रखना 65 के वॉर के बाद 66 में जो प्लान खत्म हुआ, 3 एनुअल प्लान फॉर 1 ईयर ईच स्टार्टिंग फ्रॉम 1966 टू 67। ये 2 साल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक का अप्रैल से स्टार्ट है और अगली 31 मार्च पे खत्म है, 67 टू 68 एंड 68 टू 69। देन अगेन 4th 5 ईयर प्लान 1969 टू 1974 और 1974 से लेके 1978 फिर इमरजेंसी लगी थी। ये आ गया आपका 4th 5 ईयर प्लान, जिसके 3 से 69 खत्म हो गए, 69 टू 74 5 साल पूरे, 74 टू 79 होना था ना, 5 साल होने थे, 79 ये सेकंड ब्रेक है। पहली साल की ये 3 ब्रेक है, 3 हार्डर मतलब एनुअल प्लान, फिर उसके बाद 78 में ही टूट गया वो प्लान क्योंकि 79 में इमरजेंसी लगी। तो 2 एनुअल 2 साल के प्लान बने 1978 टू 79 और 1979 टू 80, ये 2 प्लान और बने। फिर इसके बाद कंटिन्यूटी में चले, 80 पे खत्म होना, 80 टू 85, 85 टू 90, 90 टू 95 ऐसे चल रहे, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के प्लानिंग पीरियड का ये स्ट्रक्चर है। हमें 90 तक करना है, 80 हो गया ना यहाँ पे, इसके बाद 2 5 ईयर प्लान बने 80 टू 85 और 85 टू 90। लेकिन ये आपको कंफ्यूज करवा सकता है और समझने के लिए बड़ा सिंपल है कि 51 से स्टार्ट कर लो, पहले 5 साल के 3 पूरे 5 साल के हुए 5 ईयर प्लान पूरे 3 टर्म्स कंप्लीट हुए, उसके बाद 3 प्लान एनुअल 1 साल के बने, 67 टू 68, 66 टू 67, 67 टू 68 और 68 टू 69। उसके बाद 2 चले साल के, फिर एक चीज ये याद रखने वाली थी 78 में टूट गया प्लान, जो 79 तक चलना था वो 78 में हुआ, लेकिन फिर उसके लिए 1-2 एनुअल प्लान बने। तो ये है आपका प्लानिंग पीरियड। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ रिकॉल करने के लिए, 1951 टू 56, 56 टू 61, 61 टू 66 ये 3, उसके बाद एनुअल प्लान 66 टू 67, 67 टू 68, 68 टू 69, फिर 4th 5 ईयर प्लान 69 टू 74, 74 टू 79 होना था लेकिन 78 तक चला क्योंकि वो
फिर उसके बाद फिर दो आए, 78 to 79 और 79 to 80, और उसके बाद 80 to 85, 85 to 90. This covers our planning of 40 years, from 1950 to 1990. जब कितने 5 year प्लान हुए? 3 ऊपर 5 6 7 7 5 year प्लान और 5 एनुअल प्लान. तो ये आपका पहला आपको दिमाग में रखना है कि प्लान पीरियड्स. अच्छा, फिर आ जाओ इसके ऑब्जेक्टिव्स कि इन 40 इयर्स में जो प्लानिंग हुई, मैं इसको एक में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में इकट्ठा ही कवर कर लेता हूँ. आज एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना हम कर पाएंगे. इसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी एक दिन लगे, कल हो जाएगा हमारा, कल तो यही होगा. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम परसों कर लेंगे, और एक दिन और मिलेगा तो हम पॉवर्टी को टच कर लेंगे, तो होपफुली सब हो जाएगा. कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग. अच्छा, मैं पढ़ा के कह रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट वर द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, कि 40 इयर्स में जो प्लानिंग हुई उसके विशेषताएं क्या थी, व्हाट वर कॉमन फीचर्स. शॉर्ट टर्म, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म. ठीक है. तो पहले उसका फीचर ये था कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग हुई. वी वर न्यूली born country, we got independence just 3 years back. We had to plan right on the page one. हमें तो सब कुछ ही प्लान करना था. तो इन 40 सालों में जो फर्स्ट हमारे जो 7 5 प्लान रहे और 5 एनुअल प्लान रहे, उनका फर्स्ट फीचर इज द प्लानिंग वाज कॉम्प्रिहेंसिव. जैसे आपकी कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स होती हैं डिटेल्ड, तो उसी का प्लानिंग वाज कॉम्प्रिहेंसिव. दूसरा, मिक्स्ड इकोनॉमी. ये तो मैंने आपको उसमें बता दिया था. हमने ना यूएसए वाला ब्लॉक को फॉलो किया, neither did we follow USSR's block. We formed a new front called NAM, New Aligned Movement, and we adopted the features of both the regimes, and we called ourselves as mixed economy. And we are still a mixed economy. The second is a mixed economy. Third, balanced growth. British did not pay any attention towards our balanced growth. In fact, during their time, the growth pattern was very distorted. The other day, I was telling you what is the meaning of distorted growth pattern. The third feature is balanced growth. Now we were the owner, we were the Indians, and we were in the government. We had to plan everything. So third feature was balanced growth. High rate of capital formation. There were hardly any capital. I told you in economics, capital means assets, or all those goods which are used for further production are capital goods. So high rate of capital formation. Employment was given top priority. Social welfare. Upliftment of backward classes, castes and classes. Priority to the public sector. Yes, this is a very important point, and it will come later in the next chapter. During this time, this 40 years, more than required importance was given to the public sector, and finally they proved to be inefficient. So priority was given to the public sector. Then rapid economic growth. Economic growth was stressed upon because हम जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही थी इंडिपेंडेंस के बाद 1921 के बाद, क्योंकि डेथ रेट कम हो गई थी. 1921 द ग्रेट ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड जो बताया भी हमने डिस्कस किया था. तो पॉपुलेशन एक्यूमुलेट होने लगी, जमा होने लगी, तो लोग ज्यादा होने लगे, तो हमें कैपिटल फॉर्मेशन भी चाहिए थी, और उनके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हमें ज्यादा ही होना था, तभी हम सबको फीड भी कर पाते और सभी की रिक्वायरमेंट्स को कैटर कर पाते. तो ये कुछ फीचर. अगर आप बोलो तो फिर से रिकैप्चर करते हैं. कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, मिक्स्ड इकोनॉमी, बैलेंस्ड ग्रोथ, हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, industrialization. Okay, industrialization was given top priority because prior to independence, there were only British industries, and we were feeding raw material to them. There was hardly any industrialization in independent India or colonized India. Only handicrafts were used. The localized raw material was used, and people used to make for local consumption only. What we exported was raw material, and what we imported was a finished good. So we were not treated as a traders. Anyhow, comprehensive planning, mixed economy, balanced growth, high rate of capital formation, industrialization given top priority, social welfare, upliftment of backward classes and backward regions also. Many programs were made for the uplifting backward regions. Sorry, backward regions. Priority to the public sector, I told you.
when we say public sector, priority to the public sector, that also means that it was only government of India which was investing in the various sectors of the economy. No individuals were coming up. Like what we see today, Ambani's, Adani's, Tata's, Birla's, Kumar Mangalam, there are n number of billionaires, those who come, get licensing and start producing goods. But back those days, individuals were not coming up for investments. So it was only government who were investing in railways, dams, roads, everywhere. So public sector was quite a big size sector in these 40 years. Rapid development, economic growth. So these are the common features of economic planning. Let me see what else is. Okay. Objectives. These are the features I was telling you. Now objectives. What were the objectives of planning from 1950 to 1990? Yes. Okay. Long run objectives of planning. Economic growth that was required to sustain, survive करने के लिए economic growth rate has to be increased. Otherwise वहाँ पे तो GDP increase नहीं होती, तो फिर तो वही हो जाना था कि कपड़े दुकान में आने के बाद में और लोगों ने पहले लाइन बना के कपड़ा खरीदने के लिए तो रिसोर्सेज को बढ़ाना पड़ना था. So economic growth was required and it was inevitable. It has to happen. So economic growth rate or increasing in the GDP was the most required thing. Okay, self-reliance, yes. We were totally dependent on British goods. We were the only supplier of raw materials. We hardly had anything. So self-reliance. And self-reliance today, even in 2020, Modi is calling for self-reliance. Atmanirbhar Bharat. We are still not self-reliant. No country can be self-reliant. But at least we can try to save some of our foreign exchange. कुछ foreign exchange बचे, इसके लिए क्या किया जाता है? जो हम सामान import करते हैं, what we import or we buy from other countries, we look for their substitute and we produce them in India. Like, for example, I tell you one thing. We are an oil-dependent country. We depend on others for oil. And not in recent past, what our government did in Chhattisgarh and Jharkhand, they have started producing biodiesel. It is sort of some fruit, then it is crushed, refined and works as a fuel. इतना ही नहीं, उसको तो प्रमोट करने के लिए हिंडन एयरबेस से लद्दाख के एक एयरबेस पे प्लेन को उड़ाया गया, उस प्लेन बेस पे इस फ्यूल पे प्रमोट करने के लिए. So every country tries to do it. So self-reliance, we are still fighting for it, but it has to be there. तो ये भी एक लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव हमारा रहा है, self-reliance. Modernization. We were totally backward economy, dependent on agriculture, producing basic goods, living subsistence life. हमारे पास बस only few crops, rubber, which came on very later, sugar cane, cotton, indigo. These are 3-4 crops, and it was confined to a very limited area. So commercialization of agriculture happened very later, और इतना scale तो कभी था ही नहीं. इस scale पे तो कभी तो modernization हुई नहीं, small scale production ही चलते रहे. तो इन 40 साल में जब हम प्लानिंग करने लगे, इंडिपेंडेंस आजाद हो गए, अब हम आजादी के दौर को बढ़ रहे हैं. वी आर स्टैंडिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी. हालांकि 1991 में भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में भी LPGM, लेकिन 1940 से 1990 के बीच, 1950 to 1990 के बीच में भी मॉडर्नाइजेशन वाज अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. इक्विटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. This was objective and it is still an objective. वो अभी भी आज भी objective ही है. And वो but since हमारे को पढ़ना है, प्लानिंग पढ़नी है, तो हमें लिखना है, समझना भी है. Equitable distribution means not too much difference in rich and poor. ऐसा ना हो कि rich are getting more richer and poor are getting more poor and the gap between them is getting wider. वो तो it is further, वो तो उसको प्रॉब्लम को वर्सन कर रहा है, बढ़ा रहा है प्रॉब्लम को. तो ये ऑब्जेक्टिव था कि इनइक्वालिटी
इनइक्वालिटी को लाना और हटाना और इक्वालिटी लाना, ये ऑब्जेक्टिव ही था। और इसी के लिए ऐसा किया जाता है कि टैक्सेशन सिस्टम में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है कि जिसकी ज्यादा इनकम उसको ज्यादा टैक्स, जिसकी कम इनकम उसको कम टैक्स। इनका ऑब्जेक्टिव तो यही है कि भी इनइक्वालिटी दूर करें। लेकिन आप अपने दिमाग से खुद सोचो, क्या इनइक्वालिटी है? दुनिया में कहीं नहीं है। और इक्वालिटी होने से दुनिया डजंट वर्क। पीपल हैव टू बी इन अ डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी। दैट इज हाउ एनी सोसाइटी वर्क्स। Even hardcore communist country like China, they are capitalist. नहीं तो by definition, by book और by rule और principle, चाइना में तो सब equal होने चाहिए, रशिया में सब they should be all equals, but it is not there. There are individuals who are billionaires and millionaires and so on. So there is inequality and it persists in economy. In every society it has. It has to be there because this is how mechanism works. Have and have nots. Have use their skills and have not used their physical strength, and this is how economy works. But the objective laid by the government as a rakshak of the desh, of the population, they always laid a stress, or it was objective of every government to remove inequality, or every resources should be equally distributed. So this is another long-term objective. Okay. Again, same thing. It is the same thing. Concentration of power should not happen in one place, few hands, but it is still there. You take Ambani. What industry he is still? अच्छा आप मुझे बताओ. I'm asking you. पेट्रोल पंप भी उसके, पेट्रोल के कुएं भी उसके, फार्म्स भी उसके, आउटलेट भी उसके, सब्जी भी बेच रहा है, कपड़ा भी बना रहा है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, मोबाइल नेटवर्क भी उसका. हाउ कम दिस इज पॉसिबल दैट वन इंडिविजुअल हैज सो मच ऑफ लाइसेंसेस and most of the people do not even have one license? So it works. It happens. Nobody challenges it, or maybe they fulfill all their eligibilities. I don't know what is it, but it is still there. Economic power is concentrated in few hands, and it is there in every economy. Then again, a long-term objective of every government is full employment. Full employment is an imagination, it is a myth. Because full employment means where in a country all existing resources, whether human resources, physical resources, intellectual resources, are put into best possible use. It is not possible. It is not possible to put all resources in. Some resources will remain idle. कुछ बेकार पड़े ही रहेंगे. So full employment can never be there, but it is a imaginary situation. But for an objective to be written, it is very good that full employment will be achieved. Okay. Now, there are few achievements of these goals, goals of planning. कुछ इन्होंने achieve ही किए in 40 years में. We can count on tips. Very simple. Economic growth. The economic growth तो बढ़ना ही है. वो economic growth rate always increases. But there is one concept, terminology. Hindu rate of growth. Hindu rate of growth. ये you never know. अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप सरप्राइज नहीं होने चाहिए. और इसी चैप्टर में कवर होती है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. टर्मिनोलॉजी वेस्ट ने दी थी इंडिया में. क्या है इसका मतलब? देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ 1921 के बाद बढ़ी. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. उससे पहले डेथ रेट भी आया था, बर्थ रेट भी आया था, इतनी तेजी से नहीं बढ़ती थी. लेकिन 1921 के बाद तेजी से बढ़ी. अब हम बढ़ रहे हैं 1950 to 1990. इन 40 इयर्स में पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता रहा, जो इनएफिशिएंट था. तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, जो जीडीपी का ग्रोथ रेट था, इकोनॉमिक ग्रोथ हम सीधा बोलते हैं, वो कभी 3 भी जाती रही, कभी 1 भी आती रही, कभी 1.5 भी रही. तो उसका जो एवरेज रहा है 40 इयर्स का, वो 2.5 के आसपास रहा. 2 और 2.5 की हम रेंज ले लेते हैं. 2% 2.5% की रेंज में रहा. और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी इसी रेट गई और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी इसी हिसाब का रहा. तो दिस वाज, तो उसमें क्या मतलब हुआ इसका कि आप जितना आगे चल रहे हो उतना ही जमीन पीछे वो घूम जाए, तो आप तो वहीं खड़े रहे ना. फिर
आप अगर मान लो आगे बढ़ रहे हो और जमीन उतनी पीछे से माइनस होती जा रही है, तो आप तो यू स्टैंडिंग स्टिल, यू डिडंट इवन अहेड और नीदर यू रिट्रीटेड, यू रिमेन देयर। तो ये थी इंडिया की स्टोरी 40 ईयर्स में। वी रिमेन्ड देयर वाज नो बिग चेंज इन इकोनॉमी, कोई बड़ा कमाल नहीं हुआ एक्सेप्ट फॉर 3-4 इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्री, सिंदरी प्लांट, टाटा एंड वो जो वो आयरन स्टील की इंडस्ट्रीज होता है, दुर्गापुर वगैरह सब खुली। वो तो रिक्वायरमेंट ही बेसिक इंडस्ट्री है वो तो, क्योंकि वो बेसिक इंडस्ट्री का मतलब होता है जिससे और इंडस्ट्रीज खोल सकती हैं। अब किसी भी इंडस्ट्री, मान मुझे इस पेन की इंडस्ट्री खोलनी है तो मुझे मशीनें बनानी है, मेक मशीन्स, आई नीड स्टील, और स्टील तो वही बनेगा, तो इसलिए उस इंडस्ट्रीज को बेसिक कहा जाता है। तो बेसिक इंडस्ट्रीज ही बनी। तो इन 40 ईयर्स में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब, इस टेक्नोलॉजी का मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो सेम, इक्वल थे वो। तो इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला। अगर ऐसा होता, तुम्हारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होती 3-4% और पॉपुलेशन ग्रोथ होती 0.5 या 1% या 1.2%, हमारे एक्सेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे हमारे पास एक्यूमुलेशन होनी थी और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होने थे और हम प्रॉस्पर कंट्री होते। पॉपुलेशन प्लेज अ वेरी पिवटल रोल। आप नहीं समझ पा रहे होते कई बार। अभी भी इंडिया में सामान बहुत बनता है, ये पेन पता नहीं कितने लाख बन गए होंगे, कितने बिक गए होंगे, इंडिया में कितने पॉपुलेशन है। हम यही कर रहे हैं कि हम रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं, यूटिलाइज भी कर रहे हैं, लेकिन सस्टेन कर रहे हैं, कुछ एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे। जापान, सऊदी अरेबिया जैसा, ताइवान जैसा, चाइना तो खैर बड़ा कंट्री है, इनके फॉरेक्स रिजर्व देखो कहां पहुंचे हुए हैं, जबकि छोटे छोटे कंट्री हैं। जो छोटे कंट्री हैं उन्हीं के पास इकोनॉमिक ग्रोथ का सरप्लस होता है, एंड दिस इज हाउ दे एक्यूमुलेट एंड दे बिकम अ प्रॉस्पर कंट्री। ताइवान कितना कंट्री, छोटा मैप में ढूंढना, देखना ताइवान क्या है, और उसका फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व देखो क्या है, और वो कैसे है, एक्सपोर्टिंग गुड्स, दूसरे देश को बेच के। जब आप दूसरे देश को सामान बेचते हो, यू अर्न डॉलर्स, एंड यू अर्न डॉलर्स, आपका रिजर्व जो फॉरेन एक्सचेंज के भंडार हैं वो अच्छे हेल्दी हो जाते हैं, भर जाते हैं। तो इंडिया में हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं और ताइवान ज्यादा ही होगा चाहे, लेकिन हम उससे ज्यादा इंपोर्ट कर लेते हैं। मतलब 100 रुपये डॉलर में हम कमाते हैं, फिर बाद में 110 दे देते हैं तेल के लिए, हम तो उल्टा 10 घर से दे रहे हैं। एक्स्ट्रा सरप्लस कहाँ से होना है। ये स्टोरी रही हमारी, और अभी भी खैर मोरलेस ऐसी स्टोरी है, तो बड़ा चेंज नहीं आया हमारी स्टोरी में। हाँ, मोदी ने सर ने भी कॉल किया, he has called for Atmanirbhar Bharat, and the same call he has been giving for last 5 years. It started with Make in India, India First, अलग अलग नाम दे के वो बार बार, एंड दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस। वो लोगों को एक पोक करता है, करो 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 करो, लेकिन उसका टेक्नोलॉजी का नो हाउ, रिसोर्सेज कहाँ है लोगों के पास स्टार्टअप करने के लिए। लोन्स के लिए कोलेटरल रखना पड़ता है, इट इज नॉट ए सिंपल थिंग, इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड। तो अचीवमेंट्स, योर अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग, फर्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड इज राइट कैपिटल फॉर्मेशन। तो बनी थी ना 40 ईयर्स में। 40 ईयर्स में कितने हाईवेज बने, कितने स्टेट वेज बने, कितने रनवेज, सी पोर्ट्स, गोडाउन, एफसीआई बना ही है ना 40 ईयर्स। तो कैपिटल फॉर्मेशन हुई ना, अचीवमेंट है ये। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन बड़ा लेट आया, मिड 60s और 70s में आया, फेज 1 मिड 60s में आया, फेज 2 मिड 70s में आया, लेकिन एग्रीकल्चर 40 ईयर्स को अगर एज अ टोटल देखें तो इसके अंदर इसकी ग्रोथ हुई, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। आपको पता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है? आपने भी सबने सुन लिया होगा और मैंने एग्रीकल्चर ग्रोथ बोलता मैं अभी, तो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, आई गेस नहीं पता होगा। एंड बाय द वे, अगर किसी को पता है तो म्यूट करके बोलो, सवाल भी लेता हूँ। अगर हम if we say agriculture growth, what does this imply? And if we say agricultural development, what does this imply? Okay, cut it short. देखो, growth is a quantitative concept. मात्रा में एक्सप्रेस किया जाता है जब किसी चीज को संख्या में, मात्रा में, क्वांटिटीज में, दैट इज ग्रोथ। जैसे आप पहले 5 फुट 2 इंच के थे, अभी 5 फुट 4 इंच के हो गए, तो कहते हैं ग्रोथ हो रही लड़के की जी। या
और सिंपल करता हूँ, पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले इतना प्रोड्यूस था, शुगर, वीट, राइस, ऑल इतना सामान बन रहा था देश में, लेकिन अब एग्रीकल्चर सेक्टर से इतना सामान बन रहा है देश में. नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग मोर अमाउंट ऑफ, मोर नंबर ऑफ गुड्स, दैट इज इकोनॉमिक एग्रीकल्चर ग्रोथ. लेकिन जब हम ये कहते हैं कि अब लेबर इंटेंसिव नहीं है, नाउ इट इज कैपिटल इंटेंसिव, मोर ट्रैक्टर्स आर बीइंग यूज्ड, मोर थ्रेशर्स आर बीइंग यूज्ड, देन इट इज, दिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है. Growth means more goods are produced. Development means better goods are produced. Better techniques are used. They have aggregative of growth is development. Growth is singular. Development is aggregative thing. Totality में जब देखते हैं, that is development. So development agriculture. Employment generation. कितना पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना, कितने एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट हुआ होगा, इंजीनियर्स को जॉब मिला होगा, लेबरर्स को जॉब मिला होगा, क्रेन ऑपरेटर्स, अलग अलग तरह के लोगों को जॉब मिला, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो. ये भी अचीवमेंट था इकोनॉमिक का. सेल्फ रिलायंस हालांकि अचीवमेंट नहीं है, लेकिन हमने ये है कि हमने अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड को थोड़ा करेक्ट कर लिया था. जो डिसफंक्शनल था कि हम ज्यादा पे कर रहे थे, तो हमने इसको कुछ हद तक करेक्ट कर लिया था. तो वी कैन नॉट से कि इट वाज टोटली सेल्फ रिलायंस, इट वाज नॉट सेल्फ रिलायंस, बट वी ट्राइड टू बी सेल्फ रिलायंट. Growth and diversification of economic activities. We diversified economic activities. पहले सिर्फ एग्रीकल्चर होता था, अब एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज में भी कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड्स फिर आ गया. तो हमने इकोनॉमी में प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाइड इट, विविधता ले आए उसमें. सोशल वेलफेयर, in this 40 year, backward classes, scheduled castes, scheduled tribes were given top priorities. They were given top priorities. There were seats reserved for them. There were many types of concessions for them. तो उनको अपलिफ्ट किया गया, बिकॉज इन इंडियन सोसाइटी दे वर निगलेक्टेड, उनको निगलेक्ट किया गया था. दे वर डिस्क्रिमिनेटेड पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली. तो वो उसको थोड़ा करेक्ट करके सोशल वेलफेयर मिला ना, सामाजिक कल्याण हुआ. तो दी अच्छा ओके, बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट किया, बैकवर्ड एरिया को अपलिफ्ट किया, ट्राइबल एरियाज को अलग से डेजिग्नेट किया, उनके लिए अलग से प्लान बने, उनको कहा जाता है SAP, स्पेशल एरिया प्रोग्राम. ये पॉवर्टी में भी आता है क्योंकि वही पुअर भी थे लोग. सो दिस इज हाउ इट हैपेंड. ओके, एग्रीकल्चर आई गेस ये हो नहीं पाएगा, लेकिन हम इसको थोड़ा टच कर लेते हैं. इस चैप्टर में प्लानिंग, उसके ऑब्जेक्टिव और गोल्स जो हमने डिस्कस किया, उसके अलावा 3-4 बड़ी चीजें. एक एग्रीकल्चर सेक्टर इस पूरे चैप्टर में, एक एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा इंडस्ट्रीज, तीसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और चौथा फॉरेन ट्रेड. ये है, अब इन चारों को हमने पढ़ना है फ्रॉम 1950 to 1990. एग्रीकल्चर क्योंकि जेनरिक है, इसलिए मैं फटाफट आपको कवर इसको टच कर लेता हूँ. एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल बोल लो, इंपॉर्टेंस बोलो, या कंट्रीब्यूशन कह लो, सेमी चीज ही है. एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे पहला कंट्रीब्यूशन, की सबसे ज्यादा इसका कंट्रीब्यूशन था, एग्रीकल्चर सेक्टर अलोन कंट्रीब्यूटेड मोर देन 50% टू इंडिया GDP और नेशनल इनकम. सबसे पहला इसका कंट्रीब्यूशन था. दूसरा, मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार यही देता था सेक्टर, ये रोल था इसका फर्स्ट फ्रॉम 1950 to 1990. सोर्स ऑफ फूड ग्रेन इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है. ओके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूटेड टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि शुगर केन प्रोवाइडर था एग्रीकल्चर सेक्टर, तभी शुगर इंडस्ट्रीज बनी. कॉटन प्रोवाइड करता था एग्रीकल्चर सेक्टर, तभी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बनी. जूट प्रोवाइड करते, यही हमारे मेन एक्सपोर्ट्स थे. मसाला इंडस्ट्रीज, हम तो फूड एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है आज भी ज्यादातर. तो इसने इंडस्ट्रीज को डेवलप, फॉरेन ट्रेड भी आएगा कहीं ना कहीं, फॉरेन ट्रेड में भी कंट्रीब्यूट किया और इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए कंट्रीब्यूट किया. और आई गया डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड. तो ये आ गया कुछ. उसके कुछ फीचर क्या है कि एग्रीकल्चर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. दीज आर जेनरिक टॉपिक्स, आप 12th में हो तो यू कैन मेक इट आउट. सेमी कमर्शियल फार्मिंग, कि कुछ बेच भी लेते हैं, कुछ नहीं भी बेचते हैं, कुछ रख लेते हैं. मल्टीपल क्रॉपिंग, एक से ज्यादा फसलें लगानी. लार्ज इनइक्वालिटी, फ्यूडलिज्म तो है ना, जमींदार एंड पुअर पीपल. डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, ओल्ड टेक्निक्स, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन. चलो इसको कल करेंगे, प्रॉब्लम्स भी हैं इसकी.
चलो हम कल करेंगे, फॉर्म्स भी हैं इसमें। ओके, अगर किसी को कुछ पूछना है, मेरी बैटरी खत्म हो रही, जल्दी बोलो। मेरे 3% रह गई, पता नहीं कब बंद कर देगी। अनम्यूट करके किसी को पूछना तो पूछ लो। हेलो, एनीबडी देयर? कुछ पर्टिकुलर क्लास है? आज मैंने कर लिया रिकॉर्ड, मेरी बैटरी रहेगी 2%, तो ये पता कब बंद कर जाए। तो कल मिलते हैं फिर, हैं? थैंक यू बेटा, और रीडिंग मारना। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा। रीडिंग मारना सभी, हाँ रीडिंग मारना बेटा।